हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? सर हम लोग अच्छे हैं। तो चलो फिर आज नेक्स्ट पार्ट करते हैं अपना, और आज कर देते हैं चैप्टर को ख़त्म। चैप्टर चला हुआ है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के 4 कंटेंट कर चुके हैं बेटा। कंटेंट नंबर 5 से पढ़ेंगे। आओ देखते हैं कंटेंट नंबर 5। कंटेंट नंबर 5 का नाम क्या है सर? डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन हुआ था बेटा, याद हो तो आपको। तो डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। डीमोनेटाइजेशन का मतलब है कि अगर आपके पास 2,000 रुपये का नोट है, ठीक है ना, तो वो 2,000 रुपये को गवर्नमेंट ने एक लीगल टेंडर दे रखा है, इसलिए उसकी 2,000 रुपये वैल्यू है। अगर गवर्नमेंट अपना लीगल टेंडर विड्रॉ कर ले, ठीक है ना, तो वो 2,000 रुपये की वैल्यू नहीं रखेंगे, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है ना, यानी कि गवर्नमेंट अगर अपना लीगल टेंडर विड्रॉ कर ले तो उसे ही डिमोनेटाइजेशन हम बोलते हैं। चलें आगे आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर मैं आपको बता दूं कि ये जो कंटेंट है, कंटेंट नंबर 6, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये पॉइंट हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल में, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम सिर्फ थोड़ा सा इसको डिस्कस कर देते हैं। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया के अंदर कब आई थी? जुलाई 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था अपने यहाँ पे। एलपीजी, ठीक है ना, एलपीजी की फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं। एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। आई होप आपको क्लियर है। अब चलते हैं आगे की तरफ। सर यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल आप पढ़ा सकते हो, ठीक है ना। देखो मैं थोड़ी बहुत बातें अगर आप पूछना चाहो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जितना यहाँ पे डिस्कस कर रखा है थोड़ा बहुत उतना मैं बता देता हूँ बेटा, ठीक है। लेकिन आप इसको डिटेल में वहाँ से करना, ठीक है ना। पूरा एकदम चैप्टर ही दे रखा है वहाँ पे, एलपीजी पूरा चैप्टर दे रखा है इकोनॉमिक रिफॉर्म से। ओके, तो थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का मतलब हुआ बेटा, ठीक है ना, रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर। यानी कि प्राइवेट सेक्टर है उसके ऊपर जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको हटा दो, बात खत्म, ठीक है ना। टैक्स रिफॉर्म्स इसके अंदर आ जाएगा बेटा, इंडस्ट्री रिफॉर्म्स इसके अंदर आ जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके की चीज़ें लिबरलाइजेशन के अंदर आती हैं। उसके बाद आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो पब्लिक सेक्टर है उसकी ओनरशिप या उसका मैनेजमेंट या उसका कंट्रोल, ठीक है ना, ट्रांसफर कर दो किसको? प्राइवेट सेक्टर को, उसे बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, ठीक है ना। यानी कि क्या कर दो बेटा? ओनरशिप, मैनेजमेंट या कंट्रोल, ठीक है ना, पब्लिक सेक्टर का किसको दे दो? प्राइवेट सेक्टर को दे दो, उसे बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। इसके बाद आता है नेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है बेटा हमारी जो नेशनल इकोनॉमी है, हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ना, उसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना। उसे क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना। तो ग्लोबलाइजेशन के लिए हमने एक काम किया था जुलाई 1991 के अंदर, ठीक है ना। रुपी को हमने डी वैल्यू किया था बेटा, ठीक है ना। रुपी की वैल्यू डी वैल्यू हुई थी, ठीक है ना, नियरली 20% के आसपास। ओके, तो ये होता है पॉइंट, आपके क्लियर हो गए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा है आपका नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है ना। कंटेंट नंबर 7, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट कंटेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर आपके एमसीक्यू आ रहे हैं पेपर में तो भी ये पेपर में आ सकता है, और अगर सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव भी आ सकता है। अगर केस स्टडी है तो केस स्टडी इसमें थोड़ी सी कम आती है, केस स्टडी नहीं पूछते नॉर्मली, ठीक है ना। लेकिन अगर कभी पूछते हैं तो इसमें केस स्टडी के 2 ही पॉइंट ऐसे हैं बेटा जिनके ऊपर ज़्यादा केस स्टडी पेपर में पूछते हैं। वो है ये जो आपको मैं बताऊँगा पॉइंट नंबर 1, ये वाला और ये वाला, इनके ऊपर पेपर में केस स्टडी आ सकती है। ओके, लेकिन अगर एमसीक्यू आ रहे हैं आपके, आप सीबीएसई से बिलोंग करते हैं तो फिर आप इसको एमसीक्यू के रूप में लेके चलें, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन? इम्पैक्ट, हम इम्पैक्ट देख रखे हैं बेटा। गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी चेंज की है, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी चेंज की, वो पॉलिसी चेंज करने का बिजनेस के ऊपर और इंडस्ट्री के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये बात ये कह रहे हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज की, ठीक है, ओके क्लियर है। जैसे मान लेते हैं गवर्नमेंट ने टैक्स रेट में कोई चेंज कर दिया, तो बिजनेस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा या इंडस्ट्री के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला इंक्रीजिंग द कंपटीशन बेटा, तो ये कहता है, ठीक है ना, डी लाइसेंसिंग एंड एंट्री ऑफ द फॉरेन फर्म, ठीक है ना, इन इंडियन मार्केट इज इंक्रीज, ठीक है ना। क्या करेंगे? अगर डी लाइसेंसिंग कर दे,
ठीक है ना। ओके, एंड फॉरेन जो फर्म है, दूसरे देशों की जो फर्म है बेटा, कंपनीज हैं, उनको इंडियन मार्केट के अंदर अगर हम एंट्री कर दें तो इंक्रीज द लेवल ऑफ द कंपटीशन फॉर द इंडियन फर्म। उससे क्या हो जाएगा, हमारी जो इंडियन फर्म्स हैं बेटा उनके बीच में कंपटीशन हो जाएगा, हमारा कंपटीशन उनके साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो जो दूसरे देशों से जो कंपनी जाती है हमारे देश के अंदर थोड़ा सा मुश्किल रहता है उनके साथ कंपीट करना, क्योंकि वो पैसे के मामले में एडवर्टीजमेंट वगैरह बहुत बड़े लेवल पे करते हैं। ओके, तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, यहां पर पॉइंट नंबर 2 देख सकते हैं आप। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स का मतलब क्या होता है कि न्यू कस्टमर्स आर मोर अवेयर। अभी जो कस्टमर्स हैं उनको ज्यादा नॉलेज है, ठीक है ना, दे कीप, ठीक है ना, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ऑफ द मार्केट, एज ए रिजल्ट उन्हें इंफॉर्मेशन होती है मार्केट के बारे में, पहले ही गूगल पे या किसी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो लोग सर्च करके जो होता है पहले ही इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है ना। आगे कहता है न्यू मार्केट इज, ठीक है ना, कस्टमर ओरिएंटेड। नाउ प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस कीपिंग इन माइंड डिमांड ऑफ द कस्टमर। तो जो भी बिजनेस है, जो भी कंपनी है, जब भी वो कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, तो इस बात को ध्यान में रखती है कि कस्टमर्स की क्या डिमांड है, कस्टमर क्या चाहते हैं, उसी हिसाब से प्रोडक्ट को बनाया जाता है। ओके, तो इसके अंदर चलते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 3। तो चलो पॉइंट नंबर 3 पढ़ ले हैं, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट। मैंने आपको बताया था बेटा कि टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आते हैं, सबसे ज़्यादा चेंजेस टेक्नोलॉजी के अंदर देखने को मिलेंगे आपको, राइट। रैपिड चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एज कंपेयर टू अदर फैक्टर इन बिजनेस एनवायरनमेंट। यही हमने पढ़ा था। उसके बाद आता है नेसेसिटी फॉर चेंज बिफोर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। 1991 के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ, उससे पहले जो बिजनेस था बेटा वो स्टेबल था। दीज डेज रैपिड चेंज आ रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, बिजनेस क्या है, अनस्टेबल है। पॉलिसीज जो चेंज हो रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्विकली चेंज हो रही है, बहुत ज़्यादा जल्दी उनमें चेंज आ रहा है। उसके बाद आता है नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज बेटा, ठीक है ना। बिग चैलेंज क्या है किसी भी बिजनेस के सामने, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, यानी कि एम्प्लॉयज जो हैं बेटा, ठीक है ना, उन्हें क्या हो, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हो, उनके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हो। शॉर्टेज, ठीक है ना, ट्रेंड एम्प्लॉयज इन इंडिया, देयर डिमांड इंक्रीजिंग। अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर जो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज की कमी नहीं है, लेकिन ट्रेंड एम्प्लॉयज की कमी है, ठीक है ना। एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज, जो ट्रेंड एम्प्लॉयज हैं, ठीक है ना, उनकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी है मार्केट के अंदर। ओके, तो यहाँ पर खत्म हो जाता है चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, डन। सारे पार्ट एकदम से खत्म। पार्ट वाइज देखना बेटा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे पार्ट वाइज देखना हमेशा चैप्टर को, राइट। ओके, और यहाँ पर आज के लिए इतना ही, और चैनल को कर लो बेटा सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा, बाकी क्या प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आप देख लो, ठीक है ना, सारे आपको चैप्टर मिलेंगे, वहाँ पर आप एक एक चीज़ करके देख सकते हो। बाय बेटा।